हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित शर्मा और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर अवर एनवायरनमेंट। अवर एनवायरनमेंट की पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे वेरियस टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स और इकोसिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स थे जिसमें सॉइल, वाटर, लाइट, एयर ये सब कुछ आए, और दूसरी तरफ हम लोगों ने डिस्कस किया था बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, यानी कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स के बारे में। आज की वीडियो में जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं वो है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी कि जो इकोसिस्टम प्रेजेंट है उसके अंदर फंक्शनिंग किस तरह से होती है, कौन सी एक्टिविटीज हैं जो वो परफॉर्म करवाता है। ठीक है, साथ ही साथ फूड चेन और टाइप्स ऑफ फूड चेन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड चेन के बारे में, एंड देन एट लास्ट फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं फंक्शनिंग ऑफ एन इको सिस्टम। तो दोस्तों किसी भी इकोसिस्टम में देखिए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते ही हैं, हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है ये। और ये जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो बायोटिक हो चाहे एबायोटिक हो, वो कई तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, कई तरह के प्रोसेसेस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, शो करते हैं। ये प्रोसेसेस या एक्टिविटीज क्यों परफॉर्म किए जा रहे हैं? ये परफॉर्म किए जा रहे हैं ताकि वो जो इकोसिस्टम है वो वहां पर मेंटेन्ड रहे फॉर ए लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन। वहां पर सभी कंपोनेंट्स जो हैं अपना अपना रोल प्ले करके उस इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है मैं यहां लिख देता हूं, वेरियस एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय components of an ecosystem for its persistence। ठीक है, ये जो इकोसिस्टम है ये मेंटेन रहे, स्टेबल रहे, सब कुछ वहां पर चलता रहे अच्छे तरीके से, इसको परफॉर्म करवाने के लिए, इस चीज को देखने के लिए जो कंपोनेंट्स होंगे इकोसिस्टम के वो कई सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाएंगे। अब बात आ जाती है कि ये एक्टिविटीज कौन सी हैं, किस तरह की एक्टिविटीज हैं। तो देयर आर 4 मेजर टाइप ऑफ एक्टिविटीज व्हिच आर शोन इन एन इकोसिस्टम फॉर इट्स परसिस्टेंस, यानी कि 4 तरह के प्रोसेसेस जो हैं किसी भी इकोसिस्टम की फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। ये 4 कौन कौन से हैं ये देखिए। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं हम प्रोडक्टिविटी की। ठीक है, जो पहला प्रोसेस है वो क्या है, या पहला जो फैक्टर वो क्या है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी है क्या ये चीज समझिए। प्रोडक्टिविटी क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड और टोटल बायोमास मतलब लिविंग मैटर। ठीक है, और टोटल बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोसिस्टम इन ए गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, ये उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी मानी जाती है। कहने का मतलब इसको समझिए क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड। अब एनर्जी फिक्सेशन का जो प्रोसेस है वो होता है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। ठीक है, जैसा आप लोगों ने पढ़ा कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में प्रोड्यूसर एक ऐसा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है इकोसिस्टम का जो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकता है और उस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है किसमें, केमिकल एनर्जी में, और उससे बायोमास को सिंथेसाइज कर सकता है, यानी कि खुद की बॉडी का ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज कर सकता है। ठीक है, तो एक गिवन टाइम पीरियड में किसी इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर कंपोनेंट जो है एक गिवन टाइम पीरियड में, वो हो सकता है 1 घंटे की बात आप कर रहे हो, 1 दिन की बात आप कर रहे हो, 1 महीने की आप बात कर रहे हो, या 1 साल की आप बात कर रहे हो, तो उस गिवन टाइम पीरियड में उस इकोसिस्टम के जो टोटल प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने कितनी एनर्जी फिक्स की है, या फिर उन्होंने उस एनर्जी का इस्तेमाल करके टोटल बायोमास कितना बनाया है, ये
बोला जाता है क्या? प्रोडक्टिविटी। ये पहला इकोसिस्टम फंक्शन है, ठीक है। ये प्रोडक्टिविटी जो है ये क्या है? पहला इकोसिस्टम फंक्शन है। और उसके बाद दूसरा जो इकोसिस्टम फंक्शन है वो क्या है? तो दूसरा इकोसिस्टम फंक्शन है वो भी हम अब पढ़ेंगे आफ्टर प्रोडक्टिविटी। द सेकेंड इकोसिस्टम फंक्शन इज एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो, ठीक है। एनर्जी फ्लो क्या है? एनर्जी फ्लो इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू various organisms in a food chain, ठीक है। किसी फूड चेन में कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। देखिए फूड चेन क्या होती है आगे हम पढ़ेंगे वैसे तो, पर फूड चेन क्या है? कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं और ये जो ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं बाय फीडिंग, ठीक है। यानी कि अपना फूड जो है वो डिराइव करते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर इंटरेक्टेड with the help of feeding process, ठीक है। तो ये जो फ्लो होगा एनर्जी का, फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू वेरियस ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन इज व्हाट वी कॉल एनर्जी फ्लो। यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक जो ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं एनर्जी फ्लो। यानी कि समझिए इस चीज को कि प्रोड्यूसर्स ने सोलर एनर्जी ट्रैप की, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर ली, ठीक है, खुद की बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर जनरेट कर लिया। अब हर्बीवोर जो होगा वो उस प्रोड्यूसर के ऊपर फीड करेगा। प्रोड्यूसर की बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड है या ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है वो अब किसकी बॉडी में आ गया? हर्बीवोर की बॉडी में आ गया। इसी तरीके से जो हर्बीवोर है उसके ऊपर फीड करेगा कार्निवोर, और वही ऑर्गेनिक मैटर या एनर्जी का जो बचा हुआ स्टोर्ड अमाउंट है वो कहां चला जाएगा? आगे कार्निवोर तक। और ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा, ठीक है। तो दूसरा जो फंक्शन है इकोसिस्टम का वो क्या है? एनर्जी फ्लो। क्लियर? तीसरा जो प्रोसेस है, तीसरा प्रोसेस देखिए, जो तीसरी इकोसिस्टम फंक्शनिंग है वो कौन सी है? तीसरा जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। डिकम्पोजिशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो यहां पर कैसे डिफाइन करेंगे? डिकम्पोजिशन इज फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन, फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बाय डिकम्पोजर्स। ये देखिए दूसरा कंपोनेंट आ गया यहां पर, ठीक है, डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो यहां पर फिर एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन्वॉल्व हो गया जो बायोटिक है। डिकम्पोजिशन क्या है कि प्रोड्यूसर्स ने जो बायोमास बनाया है, जनरेट किया है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो बना है या एनर्जी जो फिक्स की गई थी वो एनर्जी आई कहां से थी? एबायोटिक कंपोनेंट से आई थी। वो मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एबायोटिक कंपोनेंट से ही आया था। अब ये डिकम्पोजर्स क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल का फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन शो करवाएंगे और क्या बना देंगे वापस? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा? प्लांट्स ने जो एनर्जी सन की लेकर के, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एबायोटिक कंपोनेंट से लेकर के जो ऑर्गेनिक मटेरियल जनरेट किया गया था, ठीक है, उसका वापस से ब्रेक डाउन करेंगे फिजिकली एंड केमिकली, ठीक है। और जो एनर्जी थी उसमें वो वापस एनवायरनमेंट में रिलीज कर देंगे, साथ ही साथ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जो है वो रिलीज कर देंगे। ये होता है प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, यानी कि थर्ड फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। इसके बाद
फोर्थ जो फंक्शनिंग है इकोसिस्टम की वो देखिए कौन सी है, इसी से रिलेटेड है फोर्थ फंक्शनिंग भी, डिकम्पोजिशन से। और एक्चुअली ये जो सारे फंक्शंस हैं ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। चौथा जो फंक्शन है वो है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अभी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के अंदर। ठीक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से प्लांट ने ली, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया और उस कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट जनरेट कर लिया। ये कार्बोहाइड्रेट जो है आगे या तो रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, वापस कार्बोहाइड्रेट से क्या बन जाएगा, रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, वो एयर में रिलीज हो जाएगी। या फिर अगर वो रेस्पिरेशन में यूज नहीं होता है तो वो डिकम्पोजर्स के पास पहुंचेगा। अब डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, उस कार्बोहाइड्रेट का वापस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेकडाउन शो करवा देंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली जहां से आया कार्बन डाइऑक्साइड, डिकम्पोजर्स ने उसे वापस वहीं पहुंचवा दिया। क्लियर हो रही बात? एबायोटिक कंपोनेंट से यानी कि एयर से आया था, कहां, बायोटिक कंपोनेंट में, और बायोटिक कंपोनेंट से वापस कहां चला जाएगा, एयर में चला जाएगा। तो ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है क्या? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एक्चुअली सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स in between biotic and abiotic components of an ecosystem। ठीक है कि जैसे अभी एग्जांपल से बताया, कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो प्लांट ने एयर से ली। अब एयर क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है, और प्लांट क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। क्लियर हुई बात? प्लांट ने उस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना लिया, स्टार्च बना लिया। ठीक है, अब वो जो कार्बोहाइड्रेट बना वो या तो प्लांट की बॉडी में स्टोर होगा, या फिर स्टोर्ड कंडीशन में जो हर्बीवोर है उसके ऊपर फीड करेगा और वो आगे हर्बीवोर की बॉडी तक चला जाएगा। हर्बीवोर के ऊपर कोई कार्निवोर फीड करेगा। इस तरह से ये एनर्जी फ्लो शो करता हुआ अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स तक जाएगा, एंड अल्टीमेटली वो सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो वापस किस में ब्रेकडाउन शो कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवाएगा। वो वेरियस बायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू होते हुए अल्टीमेटली डिकम्पोजर्स के पास पहुंचेगा, और डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, डिकम्पोजर्स उस कार्बोहाइड्रेट का फाइनल ब्रेकडाउन शो करवाएंगे, अल्टीमेटली किसमें चेंज कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहां रिलीज हो जाएगी, एयर के अंदर, और वहीं से एयर के अंदर से फिर प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे, और ये साइकिल जो है कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है, सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो हमने यहां पर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम में 4 इंपोर्टेंट फंक्शंस जो थे वो हम लोगों ने क्या किए, पढ़े, जिसमें सबसे पहले प्रोडक्टिविटी क्या थी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड या बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोसिस्टम इन अ गिवन टाइम पीरियड। दूसरा क्या था, एनर्जी फ्लो मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी या फ्लो ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल अमंग द वेरियस ऑर्गेनिजम्स इन ए फूड चेन, यानी कि वो जो ट्रॉपिक लेवल्स है उनके थ्रू होता हुआ एनर्जी और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ट्रेवल करता है, उसी को आप बोल रहे हैं एनर्जी फ्लो। तीसरा डिकम्पोजिशन क्या बताया आपको, डिकम्पोजिशन इज एक्चुअली फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, बाय द डिकम्पोजर्स। ठीक है, और चौथा और लास्ट जो फंक्शन है वो क्या है, न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग। ठीक है, न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग, ये जो न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग है ये क्या है, सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, ये पूरा काम कैसे करता है, अब इस चीज को समझते हैं, और हम लोग एक फूड चेन या एक इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया
पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, तो पॉन्ड इकोसिस्टम का एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां मैं लिख देता हूं पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, अब पॉन्ड इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे वो देखिए। बायोटिक कंपोनेंट्स में वहां पर एक्वेटिक प्लांट्स आ जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स आ जाएंगे, जो कि क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। क्या है, प्रोड्यूसर्स का काम करेंगे। अब दूसरा स्मॉल फिशेस हैं, ठीक है, लार्ज फिशेस हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये कंज्यूमर्स का काम करेंगे। और वहीं पर किसी न किसी तरह का कोई बैक्टीरियल स्पीसीज होगा, बैक्टीरिया है या कोई फंजाई वहां प्रेजेंट होगी। ठीक है, जो क्या काम करेंगे, डिकम्पोजर्स का काम करेंगे। ठीक है, और एबायोटिक कंपोनेंट में देखिए वाटर मीडियम है। ठीक है, वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, लाइट अवेलेबल हो रही है क्योंकि जो सनलाइट है वो वाटर को पेनिट्रेट कर सकती है। ठीक है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो वहां पर मेंटेन रहेगा। तो ये सारे की सारे क्या है, वेरियस एबायोटिक कंपोनेंट्स किसके, पॉन्ड इकोसिस्टम के। क्लियर। अब किस तरीके से ये रिलेट करते हैं वो देखिए। पॉन्ड के अंदर जो सनलाइट है, पॉन्ड में प्रेजेंट जो प्रोड्यूसर्स होंगे यानी कि ग्रीन प्लांट्स हैं या फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं प्लांट्स या फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, प्लांट्स या फाइटोप्लैंक्टन्स ये रिसीव कर रहे हैं किस चीज को, सनलाइट को। ठीक है, और जब ये सनलाइट को रिसीव करते हैं तो ये शो करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, उस सनलाइट की जो एनर्जी है उसको ट्रैप करेंगे केमिकल एनर्जी की फॉर्म में और ऑर्गेनिक मटेरियल अपना सिंथेसाइज कर लेंगे। इन प्लांट्स के ऊपर या फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर इंसेक्ट लार्वा जो है, ठीक है, ये फीड करेंगे। यानी कि ये यहां पर क्या थे, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, और ये क्या हो गया यहां, कंज्यूमर। क्या हो गया, कंज्यूमर। और चूंकि ये सीधा किस पर, प्लांट मटेरियल पर फीड कर रहे हैं, तो ये यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर्बीवोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये जो कंज्यूमर है ये कौन से लेवल का कंज्यूमर हो गया, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, अब इस इंसेक्ट लार्वा तक प्लांट और फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा जो एनर्जी फिक्स की गई थी, देखो जो भी एनर्जी इन्होंने फिक्स की, ये जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल इन्होंने जनरेट किया, वो क्या बोला जाएगा, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बोला जाएगा ये। और ये जो मटेरियल जो भी इस लेवल पर, इस टॉपिक लेवल पर जनरेट किया गया है, या एनर्जी जो फिक्स की गई है, ये आगे कहां तक ट्रांसफर हो रही है, इंसेक्ट लार्वा तक। ठीक है, यानी कि यहां पर ये जो प्रोसेस है ये क्या शो हो रहा है, एनर्जी फ्लो का। इंसेक्ट लार्वा जो है उस एनर्जी का इस्तेमाल करेगा खुद की बॉडी के लिए, और कुछ जो एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी उसको अवेलेबल होगी वो उसने स्टोर कर ली बॉडी में। यानी कि ये अपनी ग्रोथ भी शो करेगा, डेवलपमेंट भी शो करेगा। ठीक है, और अब इंसेक्ट लार्वा के ऊपर कौन फीड करेगा, स्मॉल फिशेस। ठीक है, तो जो एनर्जी और बायोमास यहां से यहां पहुंचा था वो अब यहां से यहां पहुंच जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ एनर्जी फ्लो। फिर यहां से आगे जाएगा किसके पास, लार्ज फिशेस के पास। ठीक है, किसके पास गया, लार्ज फिशेस के पास। ठीक है, अब क्या होगा ये सारा का सारा क्या प्रोसेस चल रहा है, एनर्जी फ्लो का प्रोसेस चल रहा है।
प्लांट्स ने प्रोडक्टिविटी शो की, प्लांट्स ने क्या किया, सनलाइट का यूज किया और अपने मीडियम से, वाटर से, सॉइल से जो है न्यूट्रिएंट्स ले लिए, प्रोसेस शो किया फोटोसिंथेसिस का, फूड बना लिया, एनर्जी को उसमें स्टोर करके रख लिया। ठीक है, प्रोडक्टिविटी शो हुई, प्रोडक्टिविटी का जो फंक्शन है वो यहाँ शो हुआ। अब यहां से जो फिक्स्ड मटेरियल था वो आगे कहां चला गया, इंसेक्ट लार्वा, फिर स्मॉल फिश और फिर लार्ज फिश तक। ये जो प्रोसेसिंग चल रही है, ये जो ट्रांसफर चल रहा है किसका, एनर्जी का या बायोमास का, इसको आप बोलते हैं एनर्जी फ्लो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखिए इंसेक्ट लार्वा प्राइमरी कंज्यूमर था, स्मॉल फिश सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होगा भाई, ये मटेरियल यहां तक पहुंच गया। अब इनमें से कोई ऐसा तो है नहीं कि अजर अमर है, ठीक है, इन्हें भी क्या करना है, मरना है। साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं, ये वेस्ट मटेरियल्स भी जनरेट कर रहे हैं, ये भी वेस्ट मटेरियल जनरेट कर रहे हैं, ये भी वेस्ट मटेरियल जनरेट कर रहे हैं और ये भी क्या कर रहे होंगे, वेस्ट मटेरियल जनरेट कर रहे हैं। तो वेस्ट मटेरियल जनरेट किया जा रहा है, ये वेस्ट मटेरियल जो है वो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस से, कौन सी प्रोसेस से, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस से किसमें चेंज हो जाएगा, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये जो वेस्ट मटेरियल इनकी बॉडी से जनरेट हो रहा है वो वेस्ट मटेरियल डिकम्पोजर्स के एक्शन की वजह से बाय द हेल्प ऑफ डिकम्पोजिशन प्रोसेस किस में चेंज हो जाएगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएगा। और इतना ही नहीं, ठीक है, इतना ही नहीं भैया, लार्ज फिश के ऊपर कोई फीड नहीं करने वाला अगर वहां है, कोई एनिमल ऐसा नहीं है जो लार्ज फिश पर फीड करे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये हमेशा जिंदा रहेगी, ये भी मरेगी। और जब ये मरेगी तो इसकी जो डेड बॉडी है, ठीक है, इनकी भी जो डेड बॉडी होगी भाई, अगर ये एक दूसरे से खाए नहीं जाते हैं, स्मॉल इंसेक्ट लार्वा जो है वो स्मॉल फिश के द्वारा नहीं खाया जा पाया, बच गया, वो लकी था, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो जिंदा ही रहेगा हमेशा, नेचुरल डेथ तो होगी उसकी। और जब भी नेचुरल डेथ होगी तो वो किस में चेंज होगा, डेड बॉडीज यानी कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल में। और हर ऑर्गेनिज्म जो होगा उस इकोसिस्टम का, हर बायोटिक कंपोनेंट जो है वो फाइनली डेथ को गले लगाएगा, उसको मरना है परमानेंटली। यहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम के अंदर एंटर नहीं करता, परमानेंट सिटीजनशिप लेकर के नहीं आता वो, ठीक है, उसको जाना पड़ता है। समझ में आ रही है ना बात, ना तो वो कुछ साथ लेकर आया था, ना कुछ साथ लेकर के जाएगा, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया इसी इकोसिस्टम को दिया। तो चाहे प्लांट हो, चाहे इंसेक्ट लार्वा हो, चाहे स्मॉल फिश हो, चाहे लार्ज फिश हो, और अगर लार्ज फिश के भी ऊपर फीड करने वाला कोई, और मान लेते हैं प्रेडेटरी बर्ड भी था, तो भी वो कोई खुदा या भगवान नहीं हो गया है, उसको भी एक ना एक दिन मरना पड़ेगा। और जैसे ही वो मरेगा डेड बॉडीज बनेंगी, डेड बॉडीज जो हैं ये भी बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इसमें चेंज हो जाएंगी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। और ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन बने हैं, ये वापस किसको अवेलेबल हो जाएंगे, प्लांट्स को या फाइटोप्लैंक्टन्स को, ठीक है। ये क्या है, ये न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग है भैया, ठीक है, न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग। भाई डिकम्पोजिशन के बाद जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने वो रूट करके अलग थोड़ी ना जाएंगे, भी हमें तो साइक्लिंग पूल से बाहर निकाल दिया, हम तो दोबारा नहीं एंटर करेंगे, ऐसा नहीं है। जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने वहां पर बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स, यानी कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस से जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वहां रिलीज हुए, वो वापस एबायोटिक कंपोनेंट्स को रिटर्न कर दिए गए। क्यों रिटर्न कर दिए गए, ताकि उनको रीयूज किया जा सके, प्लांट्स उनको वापस से यूटिलाइज कर सके और इस पूरी साइकिल को कंटिन्यूअसली चलाते रहें। क्लियर हुई बात। इस तरीके से किसी भी इकोसिस्टम के अंदर आप फंक्शनिंग देखेंगे। ये तो हमने पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जांपल उठा लिया, ठीक है। आप किसी भी इकोसिस्टम को उठा लो, यहां पर अगर आप ट्रीज लगा लोगे, यहां पर डियर लगा लोगे, यहां लॉयन लगा लोगे, तो उनमें भी यही चीज शो होती है। ट्रीज जो है वो या प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी शो करेंगे, प्रोडक्टिविटी अपीयर होगी और बायोमास बनेगा, एनर्जी फिक्स होगी। एक काम हो गया प्रोडक्टिविटी का।
अब प्लांट्स ने जो मटेरियल जनरेट किया होगा उसके ऊपर डियर फीड करेगा, डियर से वो मटेरियल जाएगा लॉयन के पास, ठीक है, यानी कि एनर्जी फ्लो का दूसरा प्रोसेस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब प्लांट की भी डेथ होगी अगर खाया नहीं जाता है, डियर भी अगर शेर के पंजे से बच जाता है तो मरना तो उसने भी है, बचा तो रहेगा नहीं। और इसी तरीके से लॉयन है, लॉयन को भी एट लास्ट मरना पड़ेगा, देवता नहीं है वो कि हाँ आज अमृत पी करके आया है कि नहीं मरेगा कभी, वो भी मरेगा। और जैसे ही वो मरेगा तो डिकम्पोजर्स का काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, उसकी डिकम्पोजिशन शुरू करेंगे। डिकम्पोजिशन से क्या होगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि उनकी बॉडी में कंजर्व स्टेट में प्रेजेंट थे वो फ्री होंगे, और फ्री होकर के कहां जाएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट में, यानी कि सॉइल में जाएंगे, एयर में जाएंगे, वाटर में जाएंगे, और वहां से किसे रीअवेलेबल हो जाएंगे, प्रोड्यूसर्स को रीअवेलेबल हो जाएंगे। इसी तरीके से इन 4 फंक्शनिंग की हेल्प से पूरा इकोसिस्टम जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। आज का नहीं बना हुआ इकोसिस्टम, लाखों करोड़ों सालों से बन रहे हैं अलग अलग तरह के इकोसिस्टम, और तभी से ये सारा काम कंटिन्यूअसली चलता आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो पहला टॉपिक है क्या, फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, ये कंप्लीट होता है। आई होप ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, किसके ऊपर, फूड चेन, ठीक है। फूड चेन क्या होती है ये चीज हमें समझनी है। वैसे तो देखो नई चीज नहीं है, ना ही कोई ऐसी मुश्किल चीज है जो हम लोगों को पता ना हो, ठीक है। फूड चेन क्या है, फूड चेन जो है वो किसी भी इकोसिस्टम में, फूड चेन क्या है, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म अपने से लोअर ट्रॉपिक लेवल पर प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म को खा जाएगा, और अपने से हायर लेवल जो है, हायर ट्रॉपिक लेवल पर प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म के द्वारा खा लिया जाएगा। यानी कि मैं अपने से लोअर ट्रॉपिक लेवल वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसको तो खा लूंगा, और मुझे कौन खाएगा, फिर मेरे से हायर ट्रॉपिक लेवल के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा वो फिर मुझ पर फीड करेगा। और इस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं, और इस इंटरकनेक्टेड सीरीज को, ठीक है, ये जो सीरीज है ऑफ इंटरकनेक्शन अमंग द ऑर्गेनिजम्स, इसी को हम बोलते हैं क्या, फूड चेन, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं फूड चेन। क्या बताया अभी हमने, फूड चेन इंटरकनेक्शन की एक सीरीज है, ऑर्गेनिजम्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है। लिखेंगे कैसे इसको, लीनियर सीक्वेंस, क्या, लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स through which nutrients and energy pass as one organism eats another, ठीक है। फूड चेन क्या है, लीनियर सीक्वेंस है, इंटरकनेक्टेड सीरीज है। लीनियर सीक्वेंस की जगह आप इंटरकनेक्टेड सीरीज लिख सकते हैं, ऑफ ऑर्गेनिज्म लिख लो, ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप ऑर्गेनिज्म की जगह ट्रॉपिक लेवल भी लिख सकते हैं। तो लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म या लीनियर सीक्वेंस ऑफ ट्रॉपिक लेवल थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी पास, जिनके थ्रू, उस सीरीज के थ्रू क्या चीज मूव कर रही है, उस सीरीज के थ्रू मूव कर रही है एनर्जी, जो कि फिक्स की गई थी किसके द्वारा, प्रोड्यूसर्स के द्वारा, या फिर वो बायोमास जो कि फिक्स किया गया था किसके द्वारा, प्रोड्यूसर्स के द्वारा, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे के द्वारा खाया जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं फूड चेन। क्लियर हुई बात ये। और ये जो फूड चेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इकोसिस्टम की जो फंक्शनिंग चल रही है ना वो टोटली डिपेंडेंट है फूड चेन के ऊपर, ठीक है। अब जो फूड चेन्स हैं ये 2 तरह की होती है। देखिए टाइप्स ऑफ फूड चेन अगर हम पढ़ें, टाइप्स ऑफ
फूड चेन। ठीक है, तो फूड चेन दो मेन तरह की होती है। फूड चेन इज ऑफ टू टाइप, फूड चेन्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, कौन कौन सी? एक है जी ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, और दूसरी है जी डेट्राइटस फूड चेन। क्लियर हुई बात? एक है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरा है डेट्राइटस फूड चेन। ये दो मेन तरह की जो फूड चेन्स हैं वो हमारे इकोसिस्टम्स में देखने को मिलती हैं, इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम। तो मैं एक बार इसे रब कर देता हूं और उसके बाद में हम फीचर्स पढ़ेंगे कि ग्रेजिंग फूड चेन क्या है और डेट्राइटस फूड चेन क्या है, और चूंकि ये दोनों ही फूड चेन है तो फिर इन्हें अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले लिखते हैं यहां ग्रेजिंग फूड चेन। देखिए, ग्रेजिंग फूड चेन के अपने फीचर्स हैं। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन में द फर्स्ट, पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल is occupied by producers always। ठीक है, ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन में पहला ट्रॉपिक लेवल जो होगा वो हमेशा प्रोड्यूसर्स के द्वारा ही ऑक्यूपाई किया गया होगा, यानी कि सबसे लोअर ट्रॉपिक लेवल जो है वो प्रोड्यूसर्स का होगा, प्लांट्स प्रेजेंट होंगे वहां। ठीक है, दूसरा फीचर एनर्जी इज एक्वायर्ड, जो सोलर एनर्जी की बात की जा रही है यहां पर, जो सोलर एनर्जी है वो एक्वायर की जाती है इस फूड चेन में। एनर्जी इज एक्वायर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके द्वारा एनर्जी जो है वो इस फूड चेन में एंटर करती है। ठीक है, फिर ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन में एक पॉइंट हमने पढ़ लिया, क्या? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो है इट इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय प्रोड्यूसर्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा क्या? एनर्जी इज एक्वायर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहां पर हमने कौन सी एनर्जी की बात की? सोलर एनर्जी की बात की, इसलिए ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन में द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी is सन। ठीक है, ये जो सूर्य है, सूर्य की ऊर्जा जो है यही ग्रेजिंग फूड चेन को एग्जिस्ट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ये जो सन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन के लिए। ठीक है, अब ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन जो है फर्दर दो तरह की होती है, एक प्रीडेटरी, ठीक है, और दूसरा पैरासाइटिक। एक जो है वो है प्रीडेटरी ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन और दूसरा है पैरासाइटिक ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन। प्रीडेटरी का मतलब क्या है? जिसमें प्रोड्यूसर्स के ऊपर हर्बीवोर फीड करते हैं और हर्बीवोर्स के ऊपर कार्निवोर फीड करते हैं। प्राइमरी कार्निवोर पर सेकेंडरी कार्निवोर फीड करेगा, यानी कि प्रीडेटर और प्रे रिलेशनशिप शो होती है। यहां पर ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो रिलेशनशिप शो होगी, ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करेंगे बाय द रिलेशनशिप ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे। जिसे खाया जा रहा है वो प्रे होगा और जो खा रहा है वो प्रीडेटर होगा। शिकार और प्रीडेटर मीन्स शिकारी और प्रे मीन्स शिकार। जिसको मारा जा रहा है खाने के लिए वो प्रे यानी कि शिकार, और जो मार रहा है वो शिकारी। क्लियर हुई बात? अब दूसरी है पैरासाइटिक फूड चेन। पैरासाइटिक टाइप ऑफ फूड चेन में जो रिलेशनशिप शो होता है इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में वो होता है होस्ट पैरासाइट का। होस्ट और
पैरासाइट का। क्लियर? एक प्लांट के ऊपर कई सारे पैरासाइट हो सकते हैं। एक प्लांट के ऊपर कोई प्रेडेटर होगा, जैसे कोई हर्बीवोर है वो प्लांट के ऊपर फीड करेगा। फिर हो सकता है हर्बीवोर की बॉडी पर कई तरह के एक्टोपैरासाइट या एंडोपैरासाइट प्रेजेंट हो, या उस हर्बीवोर के ऊपर अगर कार्निवोर फीड कर रहा है तो कार्निवोर की बॉडी पर हो सकता है टिक्स या माइस, लाइस वगैरह जो है ये प्रेजेंट हो, या बैक्टीरियल या फंगल इंफेक्शन उसकी बॉडी में प्रेजेंट हो, तो वो किस टाइप की फूड चेन हो गई? वो हो गई पैरासाइटिक टाइप ऑफ फूड चेन। ठीक है? और ये जो फीचर्स हैं ये किसके हैं? ग्रेजिंग फूड चेन के फीचर्स हैं। तो दूसरी फूड चेन जो हमने यहां पर, दूसरा टाइप ऑफ फूड चेन जो हमने यहां पीछे बात की थी वो कौन सी थी? वो थी डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है, यहां लिख ही लेते हैं पूरा, डेट्राइटस फूड चेन। अब यहां ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय प्रोड्यूसर, बट इन केस ऑफ डेट्राइटस फूड चेन जो सेकंड टाइप है वो क्या है? डेट्राइटस फूड चेन। अब पहले तो आप लोगों के लिए जरूरी है ये डेट्राइटस वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है? डेट्राइटस का मतलब है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, डेट्राइटस मीन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ये जो फूड चेन है इसमें फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल is occupied by detrivore या और डिकम्पोजर। ठीक है, क्योंकि डेड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर जो फीड करेगा वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर होगा, तो या तो वो डेट्रीवोर होगा या वो डिकम्पोजर होगा या इवन स्क्वेंजर भी हो सकता है। ये तीनों अलग अलग तरह के कैटेगरीज हैं ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, मैं फिर बोल देता हूं, देखिए पहला है डेट्रीवोर, दूसरा है डिकम्पोजर और तीसरा है स्क्वेंजर। ठीक है, जो स्क्वेंजर होते हैं दे आर लार्ज साइज्ड एंड फीड on dead bodies of animals की डेड बॉडीज के ऊपर फीड करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया वल्चर्स हैं या जैकल्स हैं, ये स्क्वेंजर्स हैं। ठीक है, दूसरी तरफ डेट्रीवोर क्या है? डेट्रीवोर जो स्क्वेंजर ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड डिराइव करने के बाद डेड बॉडी का जो बचा कुचा हिस्सा होगा, जो अब स्मॉल साइज पार्टिकल्स जो होंगे, स्मॉल साइज, और ये डेट्रीवोर्स खुद भी स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स which feeds on smaller particles of dead and decaying organic matter। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म हो गए। और डिकम्पोजर्स क्या है? दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स which finally break complex organic materials into simple inorganic material। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में ब्रेक करते हैं। और इनके एग्जांपल में आप लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया या फंजाई या स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, तो स्क्वेंजर जो बड़ी डेड बॉडीज के ऊपर फीड करते हैं और बड़े साइज के होते हैं,
ठीक है, जैसे वल्चर्स हैं, जैकल्स हैं। डेट्रीबोर्ड जो खुद स्मॉल साइज के होते हैं और स्मॉलर पार्टिकल्स जो हैं डेड और डिकेइंग मैटर के, उनके ऊपर फीड करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। और डिकम्पोजर्स जो हैं वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं व्हिच फाइनली ब्रेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और इनके एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो डेट्राइटस फूड चेन में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय डेट्रीवोर, डिकम्पोजर या स्क्वेंजर, ठीक है। फिर दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट देखिए डेट्राइटस टाइप ऑफ फूड चेन में, दैट द सोर्स ऑफ एनर्जी हियर, ठीक है। सेकेंड इज सोर्स ऑफ एनर्जी इज डेट्राइटस, ठीक है। डेट्राइटस टाइप ऑफ फूड चेन में जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो कौन सा होगा, डेट्राइटस, यानी कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल होगा। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, इट हैज लार्जर फ्लो ऑफ एनर्जी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स या टेरेस्ट्रियल फूड चेन से, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ही आप लिख लें, ठीक है। कि जो डेट्राइटस टाइप ऑफ फूड चेन है इनके अंदर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा एनर्जी फ्लो जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो सेकंड टॉपिक है आज की वीडियो का, फूड चेन एंड इट्स टाइप्स, ये भी कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे समझते हुए, ठीक है। ऐसा नहीं है जल्दी जल्दी मैंने बोल दिया तो बस बिना समझाए आगे निकल जाऊंगा, जल्दी इसलिए कि जो वीडियो है वो ज्यादा लेंथी ना हो, ठीक है। तो आज का थर्ड टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फूड चेन, ठीक है। फूड चेन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला कैरेक्टरिस्टिक होगा फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट, जो फूड चेन होगी वो हमेशा क्या होगी, स्ट्रेट होगी, ऑलवेज स्ट्रेट, ठीक है। दूसरा, कोई भी सस्टेनेबल फूड चेन जो होगी उसमें प्रोड्यूसर्स का और डिकम्पोजर्स का होना मस्ट है, जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो इन सस्टेनेबल फूड चेन, अगर आप सस्टेनेबल फूड चेन की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल फूड चेन मस्ट हैव प्रोड्यूसर्स एंड डिकम्पोजर्स। क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एक ऐसा ट्रॉपिक लेवल है जहां से एबायोटिक कंपोनेंट से मटेरियल और एनर्जी बायोटिक कंपोनेंट्स के पास पहुंचती है, ठीक है। और डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं या वो ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट करते हैं जहां से वही मटेरियल या एनर्जी वापस एबायोटिक कंपोनेंट तक पहुंचाया जाता है। यानी कि एक तरफ स्वागत करने वाला है और दूसरी तरफ विदाई देने वाला, ठीक है। स्वागत कौन कर रहा है, मैटर और एनर्जी का, प्रोड्यूसर्स, और विदा कौन करता है, डिकम्पोजर्स। तो कोई भी फूड चेन अगर सस्टेनेबल होना चाहती है तो उसके अंदर इन दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है। हालांकि किसी भी ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन में कहीं पर भी आपको डिकम्पोजर्स जो हैं वो नहीं दिखाए जाते। आप क्या पढ़ोगे, प्लांट्स है, प्लांट्स के ऊपर डियर फीड कर रहा है, डियर के ऊपर लॉयन फीड करता है, ठीक है। लेकिन कहीं पर भी आप यहाँ ये नहीं देखोगे कि प्लांट के ऊपर बैक्टीरिया फीड कर रहा है या लॉयन के ऊपर बैक्टीरिया फीड कर रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजर्स जो हैं वो यूनिवर्सली सभी ट्रॉपिक लेवल्स के ऊपर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस शो करते हैं, इसलिए उन्हें कोई पार्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल प्रोवाइड नहीं किया गया है, ठीक है। और ना ही आप किसी भी फूड चेन में डिकम्पोजर्स, किसी भी ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन में डिकम्पोजर्स नहीं देखोगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है फूड चेन का वो क्या है, एनर्जी फ्लो जो होगा फूड चेन में, फूड चेन के अंदर एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा,
यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो। क्या? जो एनर्जी फ्लो होगा यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी जो जाएगी वो हमेशा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। कहां से कहां? लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ। प्लांट से हर्बीवोर्स तक, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स तक। ऐसा कभी नहीं होगा कि कार्निवोर्स से एनर्जी हर्बीवोर्स तक आई और हर्बीवोर्स से एनर्जी कहां गई? प्लांट्स तक गई। ठीक है। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक का वो क्या है? एनर्जी फ्लो फॉलो 10% लॉ। ठीक है। फूड चेन में जो एनर्जी का फ्लो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक वो 10% लॉ को फॉलो करता है। यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल, मान लेते हैं प्रोड्यूसर्स का ट्रॉपिक लेवल है, तो प्रोड्यूसर्स के ट्रॉपिक लेवल के पास जितनी एनर्जी फिक्स की गई थी, ठीक है, जितनी एनर्जी प्रोड्यूसर्स ने फिक्स की उसका सिर्फ 10% ही प्रोड्यूसर जो है वो आगे नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर तक ट्रांसफर करेगा। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, अगर प्लांट्स ने फिक्स की थी 1000 किलो जूल, ठीक है, तो डियर तक पहुंचेगी सिर्फ 100 किलो जूल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी इस 1000 में से 100 ही डियर तक जा रही है, बाकी के 900 किलो जूल जो वो कहां गए? वो जो 900 किलो जूल एनर्जी है वो प्लांट्स फ्री में थोड़ी ना बैठे हैं भाई। हाँ, दूसरों के लिए खाना प्रोड्यूस करने का काम थोड़ी ना है इनका। ये क्या कर रहे हैं? ये इनका ये जो एनर्जी फिक्स कर रहे हैं या प्रोड्यूस करवा रहे हैं बायोमास, वो तो खुद के लिए, खुद के सर्वाइवल के लिए प्रोड्यूस करवा रहे हैं। वो बात अलग है कि हाँ उनके ऊपर हेर्बिवोर्स फीड कर रहे हैं। तो ये जो प्लांट है इसको भी अपनी बॉडी में ग्रोथ शो करनी है, इसे रिप्रोड्यूस भी करना है, ये एक्सक्रीशन भी परफॉर्म करता है, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है। तो इन सारे के सारे प्रोसेसेस में ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है प्लांट की बॉडी में, इनके अंदर भी एनर्जी कंज्यूम की जाती है। तो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट इज यूज्ड बाय द प्लांट इटसेल्फ। 90% ऑफ द एनर्जी जो उसने फिक्स की वो खुद के लिए यूज करता है। 10% जो स्टोर होगी प्लांट की बॉडी में वही आगे नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक जाएगी। ठीक है। तो 10% लोग क्या बोलता है कि किसी ट्रॉपिक लेवल पर जो एनर्जी या बायोमास अवेलेबल है उसका सिर्फ 10% ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक जाएगा। और ये जो लॉ था किसने प्रपोज किया था? ये प्रपोज किया था लिंडमैन ने। ठीक है, साइंटिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट थे लिंडमैन, इन्होंने ये 10% लॉ जो था वो प्रपोज किया था। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा 10% लॉ क्या है। ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो भाई हम कमा क्यों रहे हैं? दूसरों को दान देने के लिए थोड़ा ना कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं क्योंकि हमें, हाँ, दान हम देंगे कब? जब हमारा अपना कोटा पूरा हो जाएगा, हमने जितना खर्च करना था कर लिया, हमने जितना सहेज कर रखना था रख लिया, अब जो बाकी का बचा है वो हम दान दे सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने 100 रुपए कमाया और 100 का 100 दान दे दिया। हाँ, 100 रुपए कमाया, 70, 80 या 90 रुपए खुद पर खर्च करोगे, जो बाकी का 5-10 रुपए बचेगा वो आप दान करते हो। वही कंडीशन है यहाँ पर। जो प्लांट्स है वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स करेंगे उसका मोस्ट ऑफ द अमाउंट वो खुद के बॉडी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, वेरियस प्रोसेसेस के लिए यूटिलाइज करेंगे, और कुछ अमाउंट जो स्टोर होगा वही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक जाएगा। और कितना अमाउंट स्टोर होता है? ओनली 10%। ठीक है। रेस्ट ऑफ द 90% इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स देमसेल्व्स। ठीक है। तो ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है फूड चेन का। अब फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक जो वो भी इसी पर बेस्ड है। देखिए, साइज ऑफ द फूड चेन की बात की जा रही है। फूड चेन हैव मैक्सिमम 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल्स। फूड चेन जो है उसके अंदर जो स्टेबल फूड चेन, जो अच्छी फूड चेन, एफिशिएंट फूड चेन होगी उसमें ट्रॉपिक लेवल्स का नंबर 3 से 4 तक ही होगा। 3 से 4 तक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मान लेते हैं प्लांट्स के ऊपर फीड किया डियर ने, डियर के ऊपर फीड किया वोल्फ ने, और वोल्फ के ऊपर फीड कर लिया लॉयन ने। यहां पर प्लांट्स के पास थी 1000, डियर तक पहुंची 10% लोगों को फॉलो करते हुए डियर तक कितनी पहुंची? सिर्फ 100। और डियर से वोल्फ तक एनर्जी कितनी जाएगी? फिर 10% लो फॉलो होगा तो 10।
और वुल्फ से लॉयन के पास कितनी जाएगी? सिर्फ 1 किलो जूल। अब कितना आगे खींचेंगे? एक तो लॉयन जैसे खतरनाक जानवर को मारना मुश्किल, और मारने के बाद उसकी बॉडी से एनर्जी कितनी डिराइव होगी? सिर्फ 1 किलो जूल। तो फायदा क्या है लॉयन के साथ पंगे लेने का? सीधा जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट्स के ऊपर या डियर के ऊपर फीड ना करे। इसलिए जो फूड चेन की लेंथ होती है वो मैक्सिमम 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल की ही होती है। ठीक है, एक स्टेबल फूड चेन, एक एफिशिएंट फूड चेन वही मानी जाएगी जिसमें ट्रॉपिक लेवल्स का नंबर 3 to 4 हो। बस ये इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा कुछ ट्रेंड्स आपको देखने को मिलते हैं फूड चेन में। ठीक है, एज वी मूव, जैसे जैसे अगर हम हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल डिक्रीज as we move from lower to higher level। ये ट्रेंड है, अपीयर होता है कि जैसे जैसे हम किसी फूड चेन में लोअर ट्रॉपिक लेवल यानी कि प्रोड्यूसर्स की साइड से अगर कंज्यूमर्स की साइड की तरफ चलते हैं, लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ चलते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है हर ट्रॉपिक लेवल पर, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल होगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, वो कंटिन्यूअसली क्या होंगे? डिक्रीज होते जाएंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, पैरासाइटिक टाइप ऑफ फूड चेन में ये एक्सेप्शन है। क्लियर हुई बात? इसके बाद जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? one organism can present at different trophic levels in different food chains। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक से ज्यादा रोल्स परफॉर्म कर सकता है। हो सकता है एक फूड चेन के अंदर वो हर्बिवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर के लेवल पर हो और दूसरे फूड चेन के अंदर वो प्राइमरी कार्निवोर के लेवल पर हो। ठीक है, एक में हो प्राइमरी कंज्यूमर और दूसरे में हो सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी इकोसिस्टम में कोई भी आइसोलेटेड फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती है। किसी भी इकोसिस्टम में कई सारी फूड चेन्स होते हैं और ये फूड चेन जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, इसलिए हम यहां पर बोल रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है। क्लियर हो रही है बात? इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? फूड चेन के। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी शुरुआत हमने इस पॉइंट से ही कर दी है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है। ऐसा क्यों हमने बोला? क्योंकि किसी भी इकोसिस्टम में कोई आइसोलेटेड फूड चेन एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, और अगर ऐसा कोई इकोसिस्टम होगा जहां पर सिर्फ एक ही फूड चेन है, तो वो हाईली अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि उस एक फूड चेन का कोई एक मेंबर भी अगर गायब हो गया, मान लेते हैं जैसे यहां पर हमने लिख दिया प्लांट, इसके ऊपर फीड कर रहा है कौन? डियर, और डियर के ऊपर फीड कर रहा है कौन? लॉयन। ठीक है, ये तीन ऑर्गेनिजम्स की एक फूड चेन हमने बना दी, एक इकोसिस्टम ये प्रेजेंट है। अब हम बोल रहे हैं कि हाईली अनस्टेबल इकोसिस्टम होगा। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं हमने प्लांट को खत्म कर दिया या किसी वजह से प्लांट खत्म हो गए, तो डियर को खाने के लिए कुछ नहीं अवेलेबल होगा, इसके पास एनर्जी अवेलेबिलिटी 0, बायोमास अवेलेबिलिटी 0, और उल्टा ऊपर से दूसरी तरफ लॉयंस प्रेजेंट है जो इनकी पॉपुलेशन को खत्म किए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे प्लांट्स के खत्म होने के बाद डियर भी खत्म, और डियर जब खत्म हो जाएंगे तो अल्टीमेटली लास्ट में बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा, ये लॉयंस भूखे मर जाएंगे, यानी कि अल्टीमेटली ये भी खत्म।
अगर हम प्लांट्स को खत्म नहीं करते हैं बल्कि डियर को खत्म कर देते हैं, हमने किसको खत्म कर दिया, डियर को खत्म कर दिया। अब डियर क्या कर रहे थे, प्लांट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख रहे थे, उनके ऊपर ग्रेज करके। अब प्लांट्स को खाने वाला कोई है नहीं, प्लांट्स क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे, सॉइल्स में से न्यूट्रिएंट जो है वो यूटिलाइज होता रहेगा। लेकिन आगे एनर्जी फ्लो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, क्योंकि ये जो बीच की कड़ी थी ये डिसअपीयर हो गई। लॉयन घास खाता नहीं, ठीक है, तो एनर्जी फ्लो बंद हो गया। दूसरी तरफ सॉइल से न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट हो जाएंगे और ये इनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अल्टीमेटली डियर की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से लॉयन भी मारा जाएगा, ठीक है। और तीसरा केस, अगर हम इन दोनों को बनाए रखें, लॉयंस को खत्म कर दें, लॉयन जैसे ही खत्म हुआ तो डियर के ऊपर जो कंट्रोल मेजर था वो डिसअपीयर हो गया। अब डियर जो है वो अब्रप्टली ग्रो करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा, इनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ेगी और जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी प्लांट्स के लिए खतरा, ठीक है। तो बढ़े हुए पॉपुलेशन जो है डियर की वो प्लांट्स को खत्म कर देगी और प्लांट्स अगर खत्म हो गए तो अल्टीमेटली खाएगी क्या, कुछ भी नहीं बचने वाला। तो फिर ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है। इसलिए हमने बोला कि आइसोलेटेड फूड चेन जो है वो किसी इकोसिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती है, और अगर ऐसा कोई इकोसिस्टम है भी तो वो चंद ही दिनों का मेहमान है, क्योंकि हाईली अनस्टेबल कंडीशन है ये, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ लिया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड चेन। अब हम स्टार्ट करेंगे फूड वेब को, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं फूड वेब। कोई ज्यादा मुश्किल चीज है ही नहीं। अभी हम लोगों ने बात की कि आइसोलेटेड फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन कई सारी फूड चेन एग्जिस्ट करती हैं जो कि इंटरलिंक्ड होती है, ठीक है। तो फूड वेब क्या है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स हैं प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स हैं, एक इकोसिस्टम के अंदर कई सारी फूड चेन प्रेजेंट है, आइसोलेटेड तो होते नहीं, कई सारी फूड चेन प्रेजेंट है और कई सारी जो फूड चेन्स प्रेजेंट है वो किसी न किसी ट्रॉपिक लेवल पर ऑर्गेनिजम्स को शेयर कर रही है। जैसे मान लेते हैं हमने यहां पर लिख दिया प्लांट्स, अब प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं ग्रास होपर भी, ठीक है। प्लांट के ऊपर फीड करता है रैट भी, प्लांट के ऊपर फीड करते हैं रैबिट भी, प्लांट के ऊपर फीड करेंगे सीड ईटिंग बर्ड्स भी, ठीक है। फिर ग्रास होपर के ऊपर फीड करता है फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग के ऊपर फीड करता है स्नेक, लेकिन स्नेक जो है वो रैट के ऊपर भी फीड करता है और स्नेक जो है वो रैबिट के ऊपर भी फीड कर सकता है, स्नेक जो है वो सीड ईटिंग बर्ड के ऊपर भी फीड कर सकता है। अब रैट के ऊपर कैट भी फीड करती, ठीक है, और रैबिट के ऊपर भी कैट फीड करती और सीड ईटिंग बर्ड के ऊपर भी कैट फीड कर सकती, ठीक है। यानी कि यहां पर देखिए स्नेक जो है वो अलग अलग फूड चेन में अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पर, यहां पर तो वो आ गया थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर, यहां स्नेक आ रहा है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर। क्लियर हो रही है बात? तो ये जो पूरा नेटवर्क बनेगा और भी आएंगे बहुत सारे, सीड ईटिंग बर्ड के ऊपर कार्निवोरस बर्ड जो है, कार्निवोरस बर्ड जो है ये भी फीड करेंगे, ठीक है। कैट के ऊपर डॉग फीड कर सकता है, डॉग जो है वो रैबिट के ऊपर भी फीड कर सकता है, डॉग जो है वो रैट के ऊपर भी फीड कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो अलग अलग फूड चेन्स हैं ये किसी न किसी पॉइंट पर इंटरलिंक हो जाती है एक दूसरे के साथ, और जब वो इंटरलिंकेज शो करते हैं तब जाकर के बनता है क्या, खाद्य जाल, यानी कि फूड वेब। क्लियर हो रही बात? तो ये है फूड वेब और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो भी फूड चेन की ही तरह की है, बस थोड़े से डिफरेंसेस हैं। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका, एनर्जी फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल ही होगा, कभी भी ऐसा नहीं एनर्जी अगर मूव करेगी तो यहां से मूव करेगी, ऐसा कभी नहीं होगा स्नेक से फ्रॉग से ग्रास ऊपर से प्लांट्स की तरफ, नहीं, एनर्जी तो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगी। हाँ, लेकिन जैसे फूड चेन स्ट्रेट थी, ये स्ट्रेट नहीं होते, ये मल्टी डायरेक्शनल होते हैं, they can never be straight, ठीक है, ये कभी स्ट्रेट नहीं होते। क्लियर हुई बात? इसके अलावा देखिए फूड वेब का जो बड़ा बेनिफिट है,
हम बड़े बेनिफिट की बात करते हैं, छोटी मोटी बातों से हमें कोई लेना देना नहीं। देखिए ये स्ट्रेट नहीं होता, ये स्ट्रेट नहीं होता, बहुत सारी फूड चेन से बनता है। दो कैरेक्टरिस्टिक तो यही हो गए, ये स्ट्रेट नहीं होता, फूड वेब कंसिस्ट ऑफ मेनी इंटरलिंक्ड फूड चेन्स। तीसरा आप ये बोल सकते हो कि जो फूड वेब है उसमें अल्टरनेट सोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, फूड के अल्टरनेट सोर्स प्रेजेंट हैं। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फूड वेब की। क्यों? देखिए अभी पीछे हमने बोला था कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स के ऊपर कौन फीड कर रहा है? डियर फीड कर रहा है, और डियर के ऊपर कौन फीड कर रहा है? लॉयन फीड कर रहा है। ठीक है, तो अगर डियर खत्म हो गए यहां से तो बेचारा लॉयन मारा जाएगा और प्लांट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन अगर इस डियर के अलावा प्लांट के ऊपर फीड करने वाला कोई और हर्बीवोर हो, जैसे मान लेते हैं जिराफ है या जीब्रा है, ठीक है, तो जो लॉयन है अगर उसे डियर अवेलेबल नहीं हो पाती तो वो जिराफ के ऊपर या जिराफ के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर फीड कर सकता है, जीब्रा के ऊपर फीड कर सकता है, वाइल्ड बीस्ट के ऊपर फीड कर सकते हैं। यानी कि वैरायटी अवेलेबल हो जाती है। आदमी हमेशा कब तक दाल खाएगा? हमेशा कब तक दाल खाएगा? अब शेर उसी तरीके से हमेशा डियर कब तक खाएगा? कभी कभार उसको जिराफ भी खाने को मिलना चाहिए, कभी कभार उसको जीब्रा भी खाने को मिलना चाहिए। हो सकता है कभी कुछ खाने का मूड हो उसका, कभी कुछ खाने को मूड हो उसका। तो ये जो वैरायटी है फूड की, ठीक है भाई, अगर डियर खत्म हो जाता तो लॉयन खत्म हो रहा था। और अब इस कंडीशन में क्या है फूड वेब की कंडीशन में कि अगर डियर नहीं अवेलेबल है, डियर खत्म हो गए हैं, तो भी लॉयन खत्म नहीं होगा, वो किसी दूसरे टाइप ऑफ एनिमल के ऊपर फीड कर सकता है। ठीक है, तो अल्टरनेट सोर्स प्रेजेंट हैं फूड के। ठीक है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया फूड वेब का, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि जब आप सिंगल फूड चेन की बात कर रहे थे तो अनस्टेबिलिटी कितनी हाई थी, क्योंकि एक भी अगर ट्रॉपिक लेवल डिसअपीयर हो रहा था तो पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो रहा था। अब यहाँ एक ट्रॉपिक लेवल पर प्रेजेंट एक ऑर्गेनिज्म खत्म हो भी गया तो भी इकोसिस्टम को ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर हुई बात? तो फूड वेब जो है दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू इकोसिस्टम्स। ठीक है, ये इकोसिस्टम्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो ये फूड वेब का जो है कंसेप्ट था। लास्ट टॉपिक जो आज की वीडियो का है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होगा? इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं बेटा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। क्या है? ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। ठीक है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। किसी भी इकोसिस्टम में कई तरह के इकोलॉजिकल पैरामीटर, जैसे हमने एनर्जी की बात की, एनर्जी अवेलेबिलिटी की बात की, एक ट्रॉपिक लेवल पर कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी, या एक ट्रॉपिक लेवल पर ऑर्गेनिजम्स का नंबर कितना है, या एक ट्रॉपिक लेवल पर टोटल बायोमास कितना है। तो ये अलग अलग पैरामीटर हो गए। क्या? एक एनर्जी, एक बायोमास, और तीसरा क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो जब आप इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करते हैं तो इस तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो हैं ये इन इकोलॉजिकल पैरामीटर्स की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, जो कि किसी इकोसिस्टम में के कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, क्लियर हुई बात? Ecological pyramids are actually graphical representation of various ecological parameters like energy availability at each tropic level, or biomass at each tropic level, or number of individuals at each tropic level in a food chain in an ecosystem। किसी भी फूड चेन में, किसी भी इकोसिस्टम में हर ट्रॉपिक लेवल पर कितनी एनर्जी, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, कितना बायोमास है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए ये तीन तरह के हो जाते हैं।
ये क्या होंगे? 3 तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड होंगे, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, पिरामिड्स ऑफ मास, क्या है? पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, तो पिरामिड क्यों बोला जा रहा है? देखिए ये रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, जो पिरामिड है वो रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, और इसका सबसे लोअर लेवल जो होगा वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को यानी कि प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके ऊपर आएगा प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, इसके ऊपर आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और सबसे ऊपर आएगा टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, या टॉप कार्निवोर। ठीक है, अब क्या है, ये इंडिविजुअल जो एरियाज आपको दिखा रखे हैं एक पिरामिड में, ये रिप्रेजेंट करेंगे एक पार्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल को। ये प्रोड्यूसर्स का ट्रॉपिक लेवल है, ये प्राइमरी कंज्यूमर का ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर का ट्रॉपिक लेवल है, और ये टर्सरी कंज्यूमर का ट्रॉपिक लेवल है। क्लियर हुई बात? तो इस ट्रॉपिक लेवल पर या इस तरीके से हर ट्रॉपिक लेवल पर कितनी एनर्जी अवेलेबल है, या कितना बायोमास अवेलेबल है, या कितना नंबर अवेलेबल है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जब भी आप किसी पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट एनी पिरामिड ऑफ एनर्जी, इट इज ऑलवेज अपराइट। ये हमेशा क्या होगा? अपराइट बनेगा। अपराइट मतलब ये जो तीखे वाला हिस्सा है, चोंच जो है ऊपर की तरफ होगी, बेस जो है वो वाइडर होगा। क्यों? क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड को, ये थर्ड को, और ये फोर्थ को। और आपने क्या पढ़ा पीछे? 10% लॉ। एनर्जी फ्लो जो है इट फॉलोज 10% लॉ, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी जो है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर प्रेजेंट होगी। तो मैक्सिमम साइज जो है आपने बेस का दिखा रखा है यहां पर। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे, और दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे ट्रॉपिक लेवल तक जाएंगे, एनर्जी का जो अमाउंट है वो क्या है? डिक्रीज होता जाएगा। चाहे कोई भी फूड चेन उठा लीजिए, हमेशा ऐसा ही होगा। जो एनर्जी है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर मैक्सिमम होगी, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर सिर्फ 10% जाएगी, और इसी तरीके से हर ट्रॉपिक लेवल से दूसरे हायर ट्रॉपिक लेवल तक जब वो मूव करेगी तो रिड्यूस होती जाएगी। इसलिए जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा क्या होता है? अपराइट होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में बायोमास के और नंबर के जो पिरामिड है वो भी अपराइट होते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर। बायोमास का जो पिरामिड है वो एक्वेटिक फूड चेन में, एक्वेटिक फूड चेन जो है उसमें बायोमास का जो पिरामिड होगा वो इन्वर्टेड हो सकता है। कैसे? ऐसे। क्या हो सकता है? इन्वर्टेड हो सकता है ऐसे। ठीक है, और जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा वो ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, और फिफ्थ ये, यानी कि जो बायोमास है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर सबसे कम होगा। ठीक है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर फिर बायोमास बढ़ेगा, थर्ड पर और ज्यादा, फोर्थ पर और ज्यादा, फिफ्थ पर सबसे ज्यादा। इस तरह का पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है? एक्वेटिक फूड चेन में अपराइट होने की बजाय कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। क्या होगा? इन्वर्टेड। ओके, और सिमिलरली पिरामिड ऑफ नंबर जो है, पिरामिड ऑफ नंबर पैरासाइटिक फूड चेन। ठीक है, पैरासाइटिक फूड चेन में पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट होने की बजाय कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में पिरामिड ऑफ एनर्जी, बायोमास और नंबर हमेशा क्या होते हैं? अपराइट ही होते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन नेवर बी इन्वर्टेड, ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, जबकि बायोमास इन्वर्टेड हो सकता है। किस केस में हो सकता है? एक्वेटिक फूड चेन में हो सकता है। और पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो इन्वर्टेड हो सकता है। किस केस में हो सकता है? पैरासाइटिक फूड चेन में हो सकता है। क्लियर हुई बात? तो आज की वीडियो में इतना ही।
इन टॉपिक्स को पढ़िएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। क्लियर है? अपनी अगली वीडियो में हम अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।